नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। आज हम जिनसे आपको मिलाने जा रहे हैं वो है आपकी बेटी, आपके बिहार की बेटी, देश की बेटी, जिनकी आवाज के फैन बॉलीवुड सिंगर बादशाह से लेकर श्रेया घोषाल भी बन चुकी है। तो वहीं राजनीतिक नेताओं की बात करें तो चिराग पासवान से लेकर मनोज तिवारी ने भी बिहार की बेटी का समर्थन किया है। हमारे साथ है इंडियन आइडल की टॉप 15 में पहुंची ऋतिका राज सिंह। ऋतिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। प्रणाम आप सभी को। थैंक यू भाग्यशा इतनी प्यारी इंट्रोडक्शन देने के लिए। और दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, मेरे बिहार और समस्त भारत के लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और बहुत सारा स्नेह और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस स्टेज पे इस न्यूज़ चैनल में आमंत्रित करने के लिए। ऋतिका, आपको बहुत सारी बधाइयाँ। हम लोग आपको सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। आपकी आवाज़ बहुत ही प्यारी आवाज़ है। मुझे लगता है कि जब भी मैंने आपकी आवाज़ अभी सुनी, वो लंबी जुदाई वाला गाना जिसमें आप भी रो रही हैं, सुभाष घई साहब बैठे हैं वो भी इमोशनल हो गए हैं, हम लोग सब सुन रहे थे, ऑफिस के लोग, तो सभी को एकदम गूज़बम्स से आए। मतलब मुझे लगता है सिर्फ आंसू निकलने बाकी थे। मैं भी क्या ही बोलूँ, बस ऊपर वाले की मतलब कहते हैं ना, उनकी जब नज़र पड़ती है ना तो बहुत सालों से जो चीज़ें नहीं होती है वो अचानक से होने लगती है। और कहीं ना कहीं मेरे माँ पापा, मेरे भैया, इन लोगों का जो सपोर्ट, जो आशीर्वाद है ना, वही आशीर्वाद उस स्टेज पे काम आता है। मैं तो बस एक जरिया हूँ, भगवान करवाते हैं हर चीज़। ऋतिका, हम बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि मुझे आपके जो सेट है वहाँ से जुड़ी बहुत सारी बातें जाननी है। दर्शक आपको सुन रहे हैं, वो भी आप लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन शुरुआत हम करेंगे वो लंबी जुदाई वाला सॉन्ग, या फिर जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। नहीं, मैं तो वही गाऊंगी जो आपने मुझे बोला। प्लीज़। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है, लंबी जुदाई 4 दिन था प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। क्या बात है ऋतिका, मुझे लगता है कि आपके शो के आने वाले समय में 10 करोड़ नहीं बल्कि 25-30 करोड़ मिलने चाहिए। अरे मेरी इच्छा है। हाउ स्वीट, थैंक यू। अच्छा, क्या हुआ था उस मोमेंट में जब आपने ये गाना गाया था? बादशाह को मैंने देखा, आज के तो सबसे बड़े सितारे हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में अगर देखे जाते हैं तो बादशाह के ही सॉन्ग सुने जाते हैं। क्या हुआ था उस मोमेंट में? आप भी रोने लगी? थोड़ा सा कुछ बताइए हमें उस मोमेंट के बारे में। कौन सा वो दिन था, ये गाना आपने क्यों चूज किया, इसके पीछे की कहानी भी। तो बेसिकली उस दिन थोड़ा माहौल ऐसा हो गया था ना कि मैं जब आइडल पे मैं 12 साल के बाद आई। कोई भी रियलिटी शो मैंने पिछले 12 सालों से किया नहीं। तो 12 सालों में ना मैंने लाइफ में बहुत सारे रोल्स प्ले किए हैं। कभी मैंने सेल्स पर्सन की जॉब की, तो कभी मैं मुंबई जाके निराशा हाथ लगी वापस घर आई। तो ऐसे ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई। तो वो जो गाना है उसका एक पर्टिकुलर एक जॉनर है, जुदाई है, उसमें दर्द है। तो जब तक उस गाने के अंदर घुसती नहीं तब तक वो गाना निभा नहीं पाती। तो इतना ज़्यादा गाने के अंदर चली गई थी कि सारी चीज़ें याद आ रही थी। तो किसी तरह से गाना गाने तक होल्ड किया खुद को, पर ऐसे ही गाना ख़त्म हुआ मेरे आंखों से गंगा जमुना बहना शुरू हो गई। अच्छा, आप पहले भी इंडियन आइडल आ चुकी हैं? हाँ, मैं आई थी, क्योंकि मैं रियलिटी शो में आई थी 12 साल पहले, इंडियन आइडल में ही आई थी। पर तभी मैं बहुत छोटी थी, 2012 की बात है ये। मैं 13 साल की थी और उस वक्त भी मैं इंडियन आइडल में आई थी और टॉप 5 तक गई थी माता पिता के आशीर्वाद से। पर उस वक्त का इंडियन आइडल और करंट 2020-24 के इंडियन आइडल के जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी और लेवल ऑफ कंपटीशन जो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। तो मतलब
मैं आई तो थी उस वक़्त, लेकिन कुछ ख़ास ऐसे हाथ टॉप 5 में जाने के बाद भी वो एक्सपोज़र और वो एक बोलते हैं ना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाना, अच्छे गाने मिल जाना, पर छोटी भी थी। तो पिछले 12 सालों में बहुत सारे रोल्स प्ले करते मैं अब जाके आइडल में आई हूँ 2024 में। इन 12 सालों में इंडियन आइडल में आपने कितने चेंजेस देखे? क्योंकि अभी तो मैं देख पा रही हूँ कि जजेस में जो है वो बादशाह है, श्रेया घोषाल है, विशाल ददलानी आई थिंक। पहले कौन थे? कितने चेंजेस आए इन 12 सालों में? तो देखिए, अगर मैं बोलूँ ना, मुझे कोई झिझक नहीं होगी ये बोलने में कि बाय फार 15 सीजन्स में से दिस इज़ द टफेस्ट सीज़न एवर, और मतलब मोस्ट कॉम्पिटिटिव सीज़न, क्योंकि इस सीज़न में ना जजेस आप पे 1% भी फेवरेटिज्म नहीं दिखा रहे हैं, मर्सी नहीं दिखा रहे कि इधर उधर हो गया तो चलो कुछ माफ़ किया। जो है सो है, ना किसी को कहानी सुना के आपको गाना करना है, जो रियलिटी शोज़ जिस चीज़ के लिए जाना जाता था कि मैं गरीब हूँ मुझे वोट दो, शायद फिर ऐसी जो चीज़ें चलती आ रही है, तो सारी जो ये स्टीरियोटाइप्स है ना, इस सीज़न में ब्रेक हो गए हैं। आप अगर सीज़न कभी बैठने देखोगे तो किसी की कोई दुख भरी कहानी नहीं है, अगर दुख है भी तो वो बहुत ही उनको उसको बहुत पॉजिटिव वे में लिया जा रहा है। तो बहुत अलग है ये सीज़न, बहुत रॉ है, बहुत रियल है, ओरिजिनल है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है। और डिफ़िकल्ट तो इतना है कि आप देख सकते हैं इंडिया के टॉप 15 सिंगर्स जो इस वक्त हैं, जो अपने अपने जॉनर्स में माहिर हैं, वो आपस में कंटेस्ट कर रहे हैं। बहुत अलग है। 12 साल पहले कौन जज थे और आपके ऐसे मोमेंट्स जो आप बताना चाहेंगी जब आप टॉप 5 तक पहुंची थी और टॉप 5 के बाद फिर आपको खाली हाथ लौटना पड़ा था, लेकिन आप मेहनत करती रही, आपका जोश वही रहा और यही नतीजा है कि अब आप टॉप 15 तक पहुंच गई हैं फिर से। तो 12 साल पहले हमारे जज थे हमारे हिंदुस्तान के म्यूज़िक की लेजेंड आशा भोसले मैम, वो थी। अन्नू मलिक सर थे, सुनिधि मैम थी और सलीम सर थे। और उस वक्त जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी थी, सच कहूँ तो मैं इतनी छोटी थी ना कि मुझे समझ ही नहीं आता था, इस चीज़ की समझ ही नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ और मैं किन लोगों से कम्पीट कर रही हूँ, क्योंकि अगर वो दिमाग में आता ना तो डर के मारे मैं कम्पीट नहीं कर पाती। और उस वक्त टॉप 5 में आना बहुत बड़ी बात थी और चमत्कार ही था, क्योंकि बिहार से निकल के पहली बार मुंबई जैसे शहर में आके टॉप 5 में आ जाना, तो मुझे लग रहा था कि कुछ चमत्कार ही हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि शो से निकलने के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बची थी। मैंने 10th क्लास नहीं किया था, मैंने 9th पढ़ा, 10th पढ़ा। 10th में मैं टॉप की अपने स्कूल में, फिर 12th में मैं पूरे स्टेट में टॉप की। तो धीरे धीरे उस चीज़ से थोड़ा दूर होते चली गई, क्योंकि जब आप एक स्टूडेंट लाइफ जीते हो तो क्या होता है कि आपका पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ों में आप कहीं व्यस्त हो जाते हो, बिल्कुल एक दुनिया निकल जाती है। कि वहाँ से आइडल से आने के बाद मेरा 12th कंप्लीट हुआ, फिर मैंने ग्रेजुएशन करी पटना वुमेंस कॉलेज से, फिर ग्रेजुएशन में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते बहुत दूर छूट गई ये दुनिया। पर फिर मैंने 2 साल नौकरी भी की ज़ोमैटो कंपनी में, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब भी की। लेकिन फिर मन अंदर से मान नहीं रहा था, स्ट्रगल बहुत थी इस जॉब में भी, क्योंकि सेल्स की जॉब अगर एक सिंगर करता है तो उसको इतना बोलना पड़ता है कि उसमें आधी तो आवाज़ वैसे ही आपकी थोड़ी सी खराब होने लगती है। तो तब भी मैंने हार नहीं मानी। मुझे लगता था कहते हैं ना कि जिस चीज़ के लिए जिसको बनाया है, जो ऊपर से लिखा है होता वही है। हाँ, मुझे ये मतलब हमेशा से ये था ना कि मेरे जो मैनेजर थे वो कहते थे कि तुम्हारा हम मुंबई ट्रांसफ़र करा देंगे। तो इस चक्कर में मैंने 2 साल ना बहुत मेहनत की। हर दिन यही सोचती थी कि चल कोई नहीं, अगर इतना मेहनत कर भी रहे तो पता है एक ना एक दिन मुंबई ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि प्लेबैक करना है या फिर इस दुनिया में आना है तो पहले तो मुंबई में रहना होगा। तो ये सारी चीज़ें थी। मैंने सोचा कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, बट चीज़ें हो नहीं रही थी। तो लास्ट में मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया कि चलो अब ये रास्ता मुझे मुंबई तक लेके जाएगा नहीं, तो नेक्स्ट क्या है। तो फिर मैं अपने भाई के पास बैंगलोर चली गई। बैंगलोर चली गई 2024 की शुरुआत में, और मैंने बैंगलोर में असिस्ट करना शुरू कर दिया स्टूडियो में। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जो घर में इतने प्यार से पली बड़ी बच्ची है, वो स्टूडियो जाके लिटरली स्टूडियो में असिस्टेंट अनपेड असिस्टेंट की जॉब कर रही थी, सिर्फ इसीलिए ताकि मुझे म्यूज़िक
और म्यूजिक के एनवायरनमेंट मिले, मुझे प्रोडक्शन सीखने का मौका मिले। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। ऐसा भी एक समय देखा है कि जब मैं स्टूडियो में साफ सफाई कर रही थी, बोलने में लगता है बड़ा फिल्मी, बट मैंने किया है। हाँ, तो मैंने वही मतलब मुझे कभी बुरा नहीं लगा इस चीज़ का, कभी गिल्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत खुशी से कर रही थी। बट कभी किसी किसी दिन बहुत रोना भी आता था कि क्या कर रही हूँ मैं, बैंगलोर जैसे शहर में इतने नाजों से पली हुई, मेरे भाई मम्मी पापा को नहीं पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन मुझे लगता था कि ये सारी चीज़ें एक दिन वर्थ इट हो जाएंगी, और देखिए आज मैं भगवान की दया से यहाँ हूँ। अच्छा रतिका, आशा भोसले जी के सामने गाना मुझे लग हम्म, के लिए बड़ी बात होती है, उनके सामने गाना, क्योंकि हमने सुना है लता मंगेशकर जी को, आशा भोसले जी को। क्या मोमेंट्स थे वो, क्या सीखा आपने उन लोगों से? क्योंकि पहले के ऑरा में और अब के ऑरा में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। पहले की सिंगिंग में, अब की बिल्कुल सिंगिंग बिल्कुल। में, अब जो गाने बनते हैं, पहले जो गाने बनते थे, बहुत फ़र्क है। तो बेसिकली फ़र्क इतना ही है कि पहले जो सिंगिंग होती थी, दैट वाज फुली मेहनत ओरिएंटेड, दैट वाज ऑल मैनुअली। बट अब हर चीज़ जो है मशीन से हो जा रही है। जैसे सिंगर कैसे भी गाए, वो आवाज़ उस हिसाब से बना दी जाती है। पर पहले जो जो जड़ें थे ना, पहले बहुत मजबूत थी। जो मैंने आशा जी से सीखा, जो मैंने लता जी से सीखा, और आप आज भी देखिए 2024 में भी बच्चे जब आइडल के स्टेज पे चढ़ते हैं तो लता जी आशा जी का ही गाना गाते हैं। तो बेसिकली अगर देखें तो कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन देखें तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। वन थिंग रिमेन्स कांस्टेंट इज दैट द लेगेसी ऑफ आशा जी, लता जी, किशोर सर, रफ़ी सर इज नेवर गोइंग अवे। वो इट्स हियर टू स्टे। आपका आइडियल कौन है? क्योंकि आपकी मम्मी से मेरी बात हुई तो वो बता रही थी कि लता जी के लिए तो रितिका ने अपने कपड़े तक अभी संभाल के रखे हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। ज़रा बताइए वो किस्सा, मैंने एक फ़ोटो भी देखा है जो लता जी के साथ आई थिंक आपका है। हाँ, तो बेसिकली हम आइडल में जब टॉप 10 सेलेक्ट हुए थे ना, तो हमें लता जी के घर जाने का मौका मिला था, जो कि ऐसा लग रहा था कि जीवन में इससे बड़ी, आज भी मैं बोलती हूँ, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती कि आप जो बोलते हैं ना सुर सम्राट, आप देवी माँ साक्षात सरस्वती के घर गए थी। तो मैं लता जी से मिलने गई थी, मैं बहुत छोटी थी, 13 साल की थी। तो लता जी के साथ पूरे 1 घंटे मिले थे। तो उस दिन की जो यादें हैं वो मेरे से कहीं खो ना जाए, और मतलब वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो चीज़ें हैं, वो मैं अपने अंदर रखना चाहती थी। तो मैंने उनके जो उस दिन जो कपड़े पहने थे 12 साल पहले, वो आज भी वैसे ही, उसको कभी दोबारा नहीं पहना, वो रखा हुआ है ऐसे ही हमारी अलमारी में। क्या बात है रितिका। शो में मैंने बहुत से ऐसे मोमेंट देखे हैं जब मनोज तिवारी जी आपके साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट करने के लिए स्टेज पर आए हैं। वो मोमेंट बताइए ज़रा। भांगड़ा भी तो कुछ हुआ है वहाँ पर? हाँ, बादशाह भैया ने मेरा बंगाली भांगड़ा पता नहीं क्या ही ऐसा फेमस कर दिया है। अब हर एपिसोड में, हर परफॉर्मेंस से पहले मेरा वो भांगड़ा होता ही है। अच्छा, ज़रा बताइए। तो बेसिकली मैं ना बहुत स्टेज स्टेज पे मुझे इतनी खुशी होती है ना वागीशा, क्योंकि मैं इतने सालों बाद स्टेज पे गई हूँ ना कि आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। तो बेसिकली क्या है कि वो बंगाली भांगड़ा जो है वो बादशाह भैया ने मेरा फेमस किया है, क्योंकि मैं ऐसे ही किसी कंटेस्टेंट के एंट्री पे ऐसे ही डांस कर रही थी, और बादशाह भैया ने दूर से देख लिया, बोला ये जो कर रही है इसको दोबारा कर। और वो चीज़ क्या हुई कि मतलब वो बातों बातों में वो एक पूरा मोमेंट बन गया, और तभी से मेरा बंगाली भांगड़ा एकदम फेमस हो गया है। और मनोज सर जो है ग्रैंड प्रीमियर पे आए थे मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो वो भी मेरे लिए इट वाज अ वेरी सररियल थिंग कि द मनोज तिवारी हैज कम टू सपोर्ट मी। मैंने कभी नहीं सोचा था, सच बताऊं, मैंने कितनी बार कोशिश की कि मेरी उनसे एक बार बात हो जाती, कि मुझे कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाता, मैं कुछ अच्छा कर लेती। पर देखिए ऊपर वाले को जब जो करना था उन्होंने तभी किया। अच्छा, अभी तक कौन कौन से सेलिब्रिटी इंडियन आइडल में आए हैं जिन जिनसे आप मिली है, क्या सीखने को मिला? और ऑडिशन का पहला दिन जब आपने वो गाना चूज़ किया कि मुझे यही गाना गाना है ऑडिशन में? तो ऑडिशन के सबसे पहले दिन मैंने गाया था नमक इश्क का, क्योंकि मुझे ये गाना बहुत पसंद है, और मुझे इस गाने पे तीनों जजेस से स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। और ये जो गाना है ना, इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, क्योंकि मुझे आइडल पे आज इसी गाने की वजह से जाना जा रहा एक है। बार सुन लेते हैं रितिका। ठीक है। मैं चांद निकल गई, हो जी मैं चांद
भीतर भीतर आग जले, बात करो तो सेक लगे। मैं चांद निकल गए दैया रे, अंग पे ऐसे छाले पड़े, तेज का झोंका का करूं, सी करती, सी करती मैं मरूं। जबां पे लगा जी रे, जबां पे लगा रे, नमक इश्क का रे, तेरे इश्क का। थैंक यू। और गाना हिट हुआ है शहरी बाबू, जो हमारे स्टूडियो से डिमांड आ रही है कि उन लोगों को वो गाना सुनना है। अच्छा, ये गाना का सारा श्रेय मेरे म्यूजिक मेंटर्स को जाता है। उन्होंने इस गाने को एकदम ऐसे बड़ा बना दिया जो मैंने ग्रैंड प्रीमियर पे गाया था। कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू हाय रे, ये मुझे वॉइस बैक हो रही है मेरी। हाँ हाँ, कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू हाय रे, पग बांध गया घुंघरू, मैं छम छम नचदी फिरा। मैं तो चलू हौली हौली फिर भी मन डोले, हाय रे मेरे रब्बा मैं की करा, मैं छम छम नचदी फिरा। थैंक यू। बिहार की हैं, क्या दर्शकों से कहना चाहेंगी? और दूसरी बात, कौन आपका फेवरेट है इस पूरी इंडस्ट्री में? किसके जैसा आप बनना चाहती है? किसके गाने गाना चाहती है? और जब आप फिनाले में पहुंचेंगी तब क्या चूज करके रखा है ऋतिका ने, कौन सा गाना गाना है? पहली बात तो आपके जीवा पे सरस्वती विराजमान हो, आपकी बोली मुझे लग जाए और मैं फिनाले तक पहुंच जाऊँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे, सॉरी आपका सवाल क्या था, मैं भूल गई। किसके जैसा ऋतिका को बनना है? ऋतिका किसको सबसे ज्यादा सुनती है? बचपन से किसको सुनती आई है? ऋतिका बचपन से सबसे ज्यादा सुनिधि चौहान को सुनते आई है, आशा जी को सुनते आई है, लता जी को सुनते आई है, श्रेया दी को सुनते आई है। अब कोई तो एक पसंद ऋतिका? श्रेया दी बहुत पसंद है मुझे। ऐसा लगता है कि बचपन से जो एंजल एक फिगर होता है ना, उस एंजल को अब सामने से देखने का मौका मिलता है। अच्छा, ऋतिका क्या चाहती है सबसे पहला प्रोजेक्ट किसके साथ मिले? सबसे पहला प्रोजेक्ट मुझे, मैं सच में चाहती हूँ कि मुझे अरिजीत सर के साथ गाने का मौका मिले। क्या बात है, वो तो सितारे हैं इंडस्ट्री के। अच्छा ऋतिका, वो इंसान भी बहुत अच्छे है ना, बहुत अच्छे। क्योंकि आपने एक सवाल किया ना, किसकी तरह बनना चाहती हूँ, मैं अपनी तरह ही बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मेरी इंडिविजुअलिटी के लिए जानना चाहती हूँ कि लोग मुझे जाने कि ऋतिका कौन है। आज इसी वजह से अरिजीत सर अरिजीत है। हाँ, वैसे सभी सिंगर्स का अपना एक अलग अलग ऑरा होता है। अच्छा ऋतिका, कुछ सोच के रखा है फिनाले में कौन सा गाना है? पहले से एक होती ना दिल से इच्छा, क्योंकि आपने जब ऑडिशन दिया था तब भी सोच के रखा था। अगर मैं फिनाले में पहुंची तो मैं गाऊंगी, हाँ, एक गाना मुझे बहुत पसंद है। वो गाना सुना आपने? कजरा मोहब्बत वाला, अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। ये बिहार से अभी तक कोई फिनाले तक नहीं गया है, जीता नहीं ये कह सकते हैं। आपको प्लेटिनियम ट्रॉफी मिल चुकी है। बिहार के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बिहार की बेटी हैं, नाम रोशन कर रही हैं मुंबई में? देखिए, तो पहले तो मैं बिहार की धरती को साष्टांग नमन करती हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ इस वक्त, उसमें मेरी मिट्टी की खुशबू है, हमेशा रहेगी, और मेरे मिट्टी का आशीर्वाद भी है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ बिहार ही नहीं, मैं पूरे भारत की ही बेटी हूँ। और मुझे खास लगा बिहार से इसीलिए क्योंकि मैं जन्मी वही हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी वहाँ बीती है। तो बिहार के जितने लोग भी ये देख रहे हैं, इनफैक्ट इंडिया के जितने लोग भी देख रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि आप सब मिलके एक बार बिहार को ये मौका दें कि जो बिहार से आज तक कोई इतने आगे आया नहीं है, तो वो बिहार का एक जो परचम हमारे मनोज वाजपेयी सर ने, मनोज तिवारी सर ने, पंकज त्रिपाठी सर ने लहराया था, संगीत के क्षेत्र में वो ऋतिका राज नाम की एक सिंगर लहरा पाए।
क्या बात है इतनी सी रितिका, मेरी वोटिंग रिक्वेस्ट है। लाइंस तो आज रात 9 बजे से आई थिंक खुल चुकी है, 12 बजे तक, राइट? हाँ जी, हाँ जी। कल भी खुली रहेगी वोटिंग लाइंस, तो आप रितिका को जरूर वोट कीजिए। अच्छा रितिका, हाँ। आखिरी हाँ, बात, मैं बस एक चीज कहना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कहिए। कि सिर्फ एक वीकेंड वोट करने से कुछ नहीं होगा। जब तक मैं फिनाले में ना पहुंच जाऊँ, आपको वोट करना है। प्लीज दोनों हाथ जोड़ के मैं बोलती हूँ, आप जरूर वोट करें। रितिका, हमारा तो पूरा ऑफिस करने वाला है, मैं अपने घर वालों से भी करवाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तो लिटरली आपकी आवाज़ बहुत पसंद आई और मैं चाहती हूँ कि रितिका की आवाज़ हमें जल्द से जल्द बॉलीवुड में सुनाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने अच्छे थॉट के लिए। अच्छा रितिका, ये बताइए मुझे, एक आखिरी सवाल है, जब फिनाले होगा, देखिए मैं तो सोच रही हूँ कि फिनाले तक रितिका जाए, तो रितिका, अभी तक मनोज तिवारी ने आपका सपोर्ट किया, चिराग पासवान जी के साथ भी मैंने कुछ फोटोज आपकी देखी हैं, जो सिंगर हैं सुभाष घई साहब है, विशाल ददलानी है, बादशाह, कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आपको मिल रहे हैं। आप क्या चाहती है, आने वाले सीजन में कौन कौन से ऐसे सिंगर हैं जो आपके सपोर्ट में आए? मैं सबसे पहले चाहूंगी कि सपोर्ट की बात है तो मैं, जितने लोग मुझे सपोर्ट करें मेरे लिए तो अच्छी लेकिन बात है। कुछ ड्रीम होता है ना, कोई ड्रीम? मेरा ड्रीम ये है कि मैं विशाल मिश्रा जो सिंगर कंपोज़र है, उनके साथ प्लेटफॉर्म शेयर करूं। और मेरी बहुत इच्छा है कि एक बार मेरी अरिजीत सर से बात हो जाए। मुझे लगता है वो भी ज़रूर सुन रहे होंगे। अच्छा रितिका, जी। बिल्कुल आपकी मेहनत रंग लाएगी, हमने आपके गानों को सुना है, बहुत अच्छा आप गाना गाती है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और मुझे लगता है कि हम रितिका को, हम सब मिलकर देखना चाहते हैं एक बॉलीवुड का एक अच्छा सितारा बने। जो अरिजीत सिंह आपने कहा कि बहुत आपको वो पसंद है, तो निश्चित ही मुझे लग रहा है वो सुन रहे होंगे, तो ज़रूर आपके साथ स्टेज शेयर करने के लिए आएंगे। लास्ट आखिरी मैसेज, क्योंकि पेरेंट्स आपके लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, मुंबई में हैं वो, 3 महीने से आपके पापा से, मम्मी से मेरी बात हुई, मैंने सोशल मीडिया पर भी प्रोफाइल आपकी देखी, लगातार वो भी बिहार के लोगों से उनके बीच में हैं, लोग भी आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि ये जो इंडियन आइडल है ना, ये सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं है। ये हज़ारों करोड़ों उन लड़कियों के लिए एक ये है, मतलब एक आई एम देयर रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि अगर मेरे जैसी लड़की एक साधारण घर से आकर के 12 साल इंतज़ार करने के बाद इस स्टेज पर आती है ना, तो उसके साथ पूरे देश की भावनाएं जुड़ जाती है। तो आज अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो इसमें पूरे इंडिया की जीत होगी। और कहीं ना कहीं मैं हर उस लड़की को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहती है, बट ड्यू टू सम रीजंस उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी हैं या फिर चीज़ें इतनी हैं कि वो उलझ के रह जाती है। क्यों? तो मैं यही चाहती हूँ कि इस बार इंडियन आइडल, म्यूज़िक तो सबसे बड़ी चीज़ है, बट लेट समवन फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड कम इन फ्रंट और हज़ारों करोड़ों लोगों की आवाज़ वो बन जाए। मेरी यही विनती है सबसे जो भी देख रहे हैं कि प्लीज़ आप अपना वोट करें, मुझे अपनी ही बेटी, अपनी ही बहन, अपनी ही दोस्त समझें और मेरे लिए वोट करें और मुझे आगे ज़रूर बढ़ाएं। ठीक है, बिल्कुल आज रात नहीं बल्कि हर शनिवार और रविवार की रात आप सोनी लिव ऐप पर जा सकते हैं और रितिका को वोट कर सकते हैं। वोटिंग लाइन्स खुल चुकी है। मुझे एक चीज़ बतानी है सबको बस, कि जिस दिन आपको ऐप पे मेरी फ़ोटो नहीं दिखे, जिस दिन मेरा परफॉर्मेंस नहीं होता है, उस दिन आप वोट नहीं कर सकते। जिस दिन मेरी परफॉर्मेंस होती है उसी दिन आप वोट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार फिर से, बेस्ट ऑफ लक रितिका। थैंक यू सो मच एनएमएफ न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो ये है रितिका राज सिंह, बिहार की बेटी है, तो आप लोग जरूर वोट कीजिए। इंडियन आइडल के टॉप 15 में पहुंच चुकी है, तो सैटरडे और संडे बिल्कुल देखना मत भूलिए शो, आपको रितिका जरूर दिखाई देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनएमएफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।